Hello, my dear friend. Today I am discuss about Indian economics. Now stop your writing and attention on board. इससे ज्यादा अंग्रेजी हम ना बोल पाए, ठीक है। तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या कर रहे थे, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे थे और इस पे हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन क्या किए हैं, हल कर लिए हैं 2 वीडियो में, ठीक। 30 प्रश्न आपका और बचा हुआ है, तो ये पूरे 30 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही आपका ये इको करेंट वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा क्लियर। यानी पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का अर्थ परिभाषा, विशेषता और प्रकार, साथ ही आपका 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था और ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था, ये पूरा टॉपिक हम लोग का इस एमसीक्यू से हल हो जाएगा। तो इस 30 क्वेश्चन में आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि 30 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय कर प्रणाली में करों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष कर उपभोक्ताओं से वसूला जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर सरकार सीधे लेती है। ना भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष करों का भुगतान व्यक्ति या संस्था सीधे सरकार को करती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या है भाई? ऑप्शन बी। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव रूप से इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस पे वीडियो बना हुआ है, आप पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो को देख सकते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई यानी जो जीएसटी है वो 2017 से लागू हुआ। इस कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल राज्य सरकारों को अधिक राजस्व प्रदान करना नहीं, प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर केवल अप्रत्यक्ष करों को लागू करना बिल्कुल नहीं, विभिन्न प्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक समान कर प्रणाली लागू करना और कराधान को सरल बनाना बिल्कुल। इसी उद्देश्य के आधार पर जीएसटी को क्या किया गया था? 2017 में सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलिए तीसरे प्रश्न अर्थात 73वें प्रश्न पर चलते हैं। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी मापने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग अलग गतिविधियां अपनाई गई हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गरीबी को केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जा सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ ही तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापन में उपभोग और व्यय को प्राथमिक आधार बनाया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि तेंदुलकर समिति का जो उद्देश्य था, आधार था, वो क्या था भाई? उपभोग था, अर्थात कंजप्शन था, और दूसरा क्या था आपका? व्यय था। यानी किसी भी चीज का उपभोग करने के लिए व्यय न कर पाना ही क्या है? गरीबी है। कौनो चीज प्राप्त करे बदे या कौनो चीज पावे बदे तू ओकर कीमत नहीं दे पावत है, तो एकर मतलब तू का हुआ? गरीब हुआ। अगर तू कोनो चीज पावे बदे, कोनो सामान पावे बदे अगर तू ओकर कीमत देवे बदे का है? योग्य हुआ, और कीमत अगर दे देता हुआ तो तू गरीब ना हुआ। ठीक है। तो तेंदुलकर समिति जो है इसी को क्या किया था? आधार बनाया था। कहा था भैया गरीब वो है जो किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए उस वस्तु का कीमत नहीं दे पाता, यानी व्यय नहीं कर पाता। ठीक, आगे चलते हैं 74वें प्रश्न पर। 74 प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है आपका 150 दिन कुशल श्रमिक को स्थायी रोजगार देना ना, 200 दिन केवल शहरी गरीबी को आर्थिक सहायता देना बिल्कुल ना, 100 दिन ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना। कितना है भाई? यानी लगभग 100 दिन ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना। इस उद्देश्य के आधार पर इस जो है योजना को लागू किया गया था। 75वां प्रश्न आता है भारत के व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? भारत का आयात निर्यात से अधिक होना, भारत का आयात निर्यात से अधिक होना, भारत का केवल कृषि उत्पादन पर निर्भर होना, भारत में विदेशी निवेश की अधिकता, या भारत का वैश्विक व्यापार संगठनों में शामिल होना। भारत के व्यापार संतुलन में असंतुलन का मुख्य कारण ये है, भारत का आयात निर्यात से अधिक होना। निर्यात से अधिक हमने क्या करल जला? आयात करल जला, और यही से हम लोग का व्यापारिक संतुलन का है बिगड़ल है। समझ में आल? चला अगले प्रश्न पर चला थी।
76वां प्रश्न देख रहे हैं हम लोग कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में सबसे अधिक योगदान देता है? तो कृषि और कच्चे माल का निर्यात सबसे अधिक योगदान पूछ रहा है, निर्यात में सबसे अधिक योगदान देता है। तो कौन सा क्षेत्र की बात की जा रही है? असुविधा के लिए कच्चे और क्या, कृषि और कच्चे माल का निर्यात नहीं, वस्त्र और हस्तशिल्पी उद्योग नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 77वां हल करते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? यानी आपका जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो क्या करे, केवल कृषि क्षेत्र का विकास और निर्यात बढ़ाना ना, भारत को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल सही, यही तो कॉन्सेप्ट था। इसी एम को सेंट्रलाइज करके आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, यह अभियान यानी यह प्रोग्राम क्या किया था, चलाया था। किसके लिए? कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो और डिजिटल क्षेत्र में हम क्या हो, आत्मनिर्भर हो। हालांकि वो बात अलग है कि अभी तक हो नहीं पाए हैं, पर प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग डिजिटल उपलब्धि बस इतने पाए हैं, डिजिटल उपलब्धि हम लोग इतने पाए हैं। जानते क्या है, हमारी डिजिटल उपलब्धि आज तक इतना हुआ है कि फेसबुक पर अपने अकाउंट के अलावा एंजल प्रिया, एंजल गोल्डी, एंजल सीमा के नाम से भी 3 अकाउंट बना रखे हैं। और आप ही नहीं, लगभग जो है मैं आपको बताऊं, अगर डिजिटल तरक्की की बात करें तो मैं जानता हूं कि ऐसे कम से कम 70 से 80% लड़के ऐसे हैं जिनका इंस्टा से लेके फेसबुक पर अपने पर्सनल आईडी के अलावा 4-5 उनकी फेक आईडी है। एक तो उनका खुद के आईडी का है, ये डिजिटल ग्रोथ है उनका। डिजिटल ग्रोथ क्या है? उनका खुद का आईडी। इसके बाद एंजल प्रिया, एंजल सीमा, एंजल बबली, पापा की परी, इस नाम से भी उनका अकाउंट है। और जानते हैं बड़ा मजा आता है ऐसे अकाउंट पे, ऐसे अकाउंट्स जो होते हैं, तो आप एंजल प्रिया है और आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, किसको भेजा? तो एंजल बबली उधर एक्सेप्ट कर ली। अब बबली प्रिया से पूछती है आर यू मेल या फीमेल, और इधर वाला उधर से पूछेगा आर यू मेल या फीमेल। फिर वो कहेगा नहीं आई एम, मतलब वो कहेगी नहीं आई एम फीमेल, तो कहेगा ठीक है वीडियो कॉल करो देखे। अरे जब दोनों ही फीमेल के नाम से अकाउंट बनाए हो तो फिर क्लियरिफिकेशन किसको दे रहे हो? तो डिजिटल ग्रोथ हमारा यहां तक हुआ है। आत्मनिर्भर भारत तो हुआ, मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ी, लेकिन जो मोदी जी का ये अभियान है कि हम डिजिटल रूप से डेवलप हो, तो हम डेवलप हुए हैं। खुद के अकाउंट के अलावा हम अपना या अपने आईडी से 4 अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में मुद्रा स्फीति, सुनिए, भारत में मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में कठिनाई क्यों होती है और इसमें कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है? तो कौन सा कारक है भाई? सरकारी खर्च में वृद्धि और बढ़ती सब्सिडी, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, केवल कृषि उत्पादन में गिरावट और केवल वैश्विक वित्तीय संकट। तो इसमें यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, यानी कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं। देखिए 2 चीज होता है, आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बता देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, मुद्रा। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता किसमें है? तो मुद्रा में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। एक तो हो गया मनी का पार्ट और दूसरा हो गया आपका मनी वैल्यू का पार्ट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मुद्रा का कीमत। और तीसरा पार्ट जो हो जाता है आपका, वो हो जाता है वस्तु कीमत। क्या हो जाता है भाई? वस्तु कीमत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट प्राइस। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, इन्फ्लेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्रसार। ठीक है, प्रसार की अगर बात करें तो जब ये सारा गतिविधि कहां होगा? किसी बाजार में होगा। कहां होगा? किसी बाजार में होगा। तो बेटा बाजार में जब मुद्रा क्या होता है? बढ़ता है। बाजार में जब मुद्रा क्या होता है? बढ़ता है। तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वस्तु का कीमत क्या होता है? बढ़ जाता है। ये इन्फ्लेशन फंक्शन है। इन्फ्लेशन फंक्शन आपके प्रोडक्ट को कैसे इफेक्टिव करेगा? देखा, फिलहाल अपने तरीके से समझा। अगर तोरे लगे पैसा बहुत ज्यादा रही, बहुत ज्यादा पैसा रही, तो पैसा बने तो कुछ न समझ बा, कब रात तेरी के बहुत पैसा है, कोनो दिक्कत ना, हम बात तेरी के पूछा मत। इतना पैसा है कि धनतेरस के दिन तोहार दुकान खरीद के तो ही के गिफ्ट कर दे। हाँ? मतलब ये हो गया। अब जब मुद्रा तुरंत लगे बहुत है तो मुद्रा का वैल्यू यानी पैसे का जो वैल्यू है वो आपके नजर में क्या होगा? कम होगा। और उसके बाद जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो दुकानदार तुझसे कही कि भैया इस सामान इतना में, तो लगे बहुत पैसा का, हाँ भैया ठीक है ले ला। आप मार्गेनिंग वहां पे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मुद्रा का जो प्रसार होता है कीमत को घटाता है और वस्तु के दाम को बढ़ाता है। अब यहां पे क्या है? अगर आपके पास मुद्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। मुद्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। पैसा कम हो जाए तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे होला ना, थोड़े लगे 20,000 रुपया रहल, 10,000 रुपया मार खर्चा करत रहा, खर्चा करत करत 100 रुपया हो गल। अब 100 रुपया जब तोरे लगे हो गल तो तू का करबा भाई? ओके खर्चा करे में डेराबा कि नहीं? और ओके तो के बड़ा इज्जत रही कि अरे यार 100 रुपया बचल है जवन है कि संभाल के रख ले रहा है, यो खत्म हो जाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाए। तो जब मुद्रा का कीमत कम होगा, यानी जान लीजिए जब मुद्रा क्या होगा? जब मनी आपके पास कम होगा तो वैल्यू भी क्या होगी? आप क्या वैल्यू आपका क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। और वस्तु की कीमत जो है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मनी डिफ्लेक्शन जब क्या होता है? मनी डिफ्लेक्शन जब होगा, पैसा जब आपके पास कम होगा तो वह उसकी जो वैल्यू है वो आपकी नजर में बहुत बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो आप वस्तु खरीदने के प्रति क्या करेंगे? मार्गेनिंग करेंगे। कहेंगे ना भैया इतना में नहीं, इतना मिले, इतना पैसे में देबा तदा नहीं था मत दा। देखा ना मेरे हुआ कुल जान कैसे खरीद ली समनिया। हाँ हाँ, 500 अगर दुकानदार बतौले तो कहन कि 50 रुपया में दे दा। ए भैया देखा देबा कि ना? ए भैया देखा 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 बहुत 180 रुपया ले ला, बेसे ढेर ना है। अब दुकानदार कहे अरे नहीं बहन जी कहाँ हो पाएगा, इतने की तो खरीद नहीं है, कैसे दे पाए? अरे भैया देखिए जो है, अब कहेगा अरे देखिए अब बहन जी आप बोल दिए तो समझिए आप भैया हम बहन, अब कम से कम 150 में दे दीजिए। और अंत में करत 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 मार्गेनिंग 150 तक के ले आई है। तो ये क्या होता है? जब मुद्रा की वैल्यू आपके अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तब आप वस्तु पे क्या करते हैं? मार्गेनिंग करते हैं। ठीक ना? तो ये मनी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है। इस फंक्शन पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी प्रश्न के दौरान ये आ गया था इसलिए हम लोग चर्चा कर लिए। तो भाई क्यों नहीं कर पाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? सही है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ और सतत विकास डेवलपमेंट क्या है आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वर्षों में कौन से सुधार लागू किए गए हैं? केवल नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत? ये आपका क्या है? भारत में हरित विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? सुधार लागू किया गया है। और ये मेरे हिसाब से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ लीजिएगा जाके। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित थी और इसमें कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी उद्योगों का प्रभुत्व था? बिल्कुल नहीं भाई, इसको कहा यही था। आगे चलते हैं। तो ये तो नहीं है बिल्कुल। व्यापार और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जिसमें स्वदेशी उत्पादन प्रणाली विकसित थी? बिल्कुल। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? मुख्य व्यवसाय उनका क्या था? कृषि था और उसके साथ साथ व्यापार था। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 81 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है।
मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने कौन से प्रमुख आर्थिक सुधार किए जिसका दीर्घकालीन प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा? नए सिक्का प्रणाली की शुरुआत और राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन। क्योंकि रुपया प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? यानी अगर हम रुपया प्रणाली की बात करें तो रुपया प्रणाली कौन डेवलप किया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए थे। जब हम मध्य भारत पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ जिसने देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया? भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया ना। भारत को एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया गया जहां वह कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात करता था। सही है भाई, उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या हुआ? विकसित किया गया। और वहां क्या करते थे? कच्चे माल का निर्यात और माल को क्या करते थे? तैयार करके। देखिए, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डोमाइन। क्या कहते हैं? डोमिनियन या क्या कहते हैं? डोमिनियन कंट्री। डोमिनियन कंट्री का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक देश। एक ऐसा स्थान जहां पर क्या किया जाता है कि वस्तुओं को तैयार करके दूसरे देशों के साथ क्या किया जाता है? निर्यातित या किया जाता है। आगे चलते हैं। 83वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी और किससे व्यापार तंत्र की क्या विशेषता थी? तो मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। अभी आप जानते हैं, पढ़े हैं। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था और समाज में उत्पादन कार्य में वितरण क्या था? मुख्य रूप से व्यापार आधारित और कृषि पर विशेष योगदान। कृषि पशुपालन आधारित समाज को विभिन्न वर्णों में विभाजित किया गया था। तो दूसरा, कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय यही था ना। उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी जब हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक जब पीरियड पढ़ते हैं तो ये दो चीज देखने को मिलता है। आइए 85 को देखते हैं क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्ता प्रणाली लागू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर के द्वारा राजस्व संग्रह प्रणाली को मजबूत करना लेकिन किसानों पर करों का बोझ बढ़ाना। ये पढ़े भी थे हम लोग। आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है। मुगल काल में शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा कर संग्रह के लिए जाप्ती या जब्ती प्रणाली था। ये जब्ती प्रणाली था इसको, ठीक है। जब्ती और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कर संग्रह को नियमित बनाना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कुटीर उद्योग यानी हथकरघा, वस्त्र आदि के पतन के लिए मुख्य रूप से कौन सी आर्थिक नीति उत्तरदायी है? ब्रिटिशों द्वारा भारी कराधान और कच्चे माल का जबरन निर्यात। भारतीय व्यापार को ब्रिटिश बाजार में विशेष रियासत देना नहीं। भारतीय उद्योगों को सरकारी संरक्षण देना नहीं। औद्योगिकरण की गति को तेज करने की नीति अपनाना नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार दिया गया जिससे किसानों का शोषण बढ़ा। भाई 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था और इसकी वजह से क्या हुआ? जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार दिया गया जिससे किसानों का शोषण बढ़ा। ठीक है। अभी हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के भू राजस्व प्रणाली को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या था, स्थायी बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी, मालवाड़ी प्रथा क्या थी। इन सारी चीजों पे अभी हम डिस्कस क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ड्रेनेज थ्योरी किस प्रणाली, ड्रेनेज थ्योरी किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इसका क्या तात्पर्य था? तो दादा भाई नौरोजी, भारत में ब्रिटेन को धन का अवैध हस्तांतरण। एमजी रनाडे, भारतीय औद्योगिक में निवेश की कमी नहीं। बाल गंगाधर तिलक, विदेशी पूंजी पर भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भरता नहीं। आरसी दत्त, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत से ब्रिटिश को धन का अवैध हस्तांतरण, क्योंकि आपको पता है अगर हम 1867 और 68 की बात करें तो दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आय के
आंकड़ा को इकट्ठा करने का क्या किया था, काम किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, 1867 में आपके भारतीय राष्ट्रीय आय पर क्या किया था, उसके डेटा को एकत्रित करने का काम किया था। इसके बाद 1914 में किसका नाम आ जाता है, एफ रास का नाम आ जाता है। फिर उसके बाद मुंबई के जो लोग थे, जो वो क्या थी, मुंबई व्यापारियों का जो दल था वो आ जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना है, उसको अभी पढ़ा जाएगा आगे। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 90 क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया और पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू की। प्रारंभिक पंचवर्षीय योजना में 1951 से 70 का मुख्य उद्देश्य क्या था, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, या कृषि और भारी उद्योगों को संतुलित विकास करना। यही मेन जो है भाई, पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज्यादा फोकस किया गया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना हो गई 51 से 56 और दूसरी हो गई 56 से 71 हो जाएगा, 70 ना, 56 से अगर देखा जाए तो 71 हो जाएगा। पूछ रहा है कहा 51 से 70, तो कृषि और उद्योग सही है भाई। कृषि पर फोकस किया गया जिसमें बहुत सारे जो है क्या किया गया, परियोजनाओं की स्थापना हुई, बहुत सारे बांध परियोजनाओं का निर्माण हुआ। और उद्योगों में क्या हुआ, तो भाई जमशेदजी टाटा के द्वारा क्या किया गया, इस सब कंपनियों का लौह और इस्पात कंपनियां लगाई गई। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसने देश की कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भर बना। सही है भाई, गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ जिससे भारतीय खाद्यान्न क्या हुआ, आत्मनिर्भर बना। चलिए आगे चलते हैं। भारत 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई, जिसके पीछे कौन से प्रमुख कारण थे, भुगतान संतुलन संकट और विदेशी मुद्रा का भंडार। पंचवर्षीय योजना को पूर्ण सफलतापूर्वक सरकारी वित्त, भारत की कृषि नीति में सुधार और हरित क्रांति, विश्व व्यापार संगठन का भारत पर आर्थिक सुधार लागू का दबाव। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई, जिसके पीछे कारण था भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। इससे इसी कारण क्या हो गया था कि देश में आर्थिक क्राइसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और उसी समय इस चीज को क्या किया गया, 1991 में बहुत ज्यादा क्या किया गया, तो प्रमोट किया गया। ठीक है, 93वें प्रश्न पे चलते हैं भाई। 93 प्रश्न क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन की औपचारिक शुरुआत 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ हुई। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय उद्योगों का तीव्र विकास और शहरीकरण को बढ़ावा, कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में सुधार करके खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। क्योंकि 1991 में अभी हम लोग पढ़े हैं ना, कृषि पे ज्यादा फोकस किया गया। आइए 94 पे चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था और यह किस आर्थिक मॉडल से प्रभावित था। महात्मा गांधी के 1942 में पूंजीवादी पर नहीं, एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में मिश्रित अर्थव्यवस्था पे नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में समाजवादी मॉडल पे नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल से प्रेरित होकर। सही है, ये वाला क्या है, सही है, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, स्वतंत्रता से पहले भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। 1938 में सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया था, ये अवधारणा प्रस्तुत किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ मिलकर काम करते हैं, और भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरकार सभी उद्योगों और सेवाओं को नियंत्रित करती है, निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। सभी उद्योग निजी क्षेत्र के अधीन होते हैं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं और जबकि अन्य निजी क्षेत्र के होते हैं। यही था, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं और बाजार को नियंत्रित कौन करता है, सरकार करता है।
तो ये हमारा वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से किस विचारधारा से प्रभावित थी? तो सोवियत संघ की समाजवादी नीति और पश्चिम पूंजीवादी प्रणाली के संयोजन से यह विचार क्या था, प्रभावित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत के औद्योगिकरण की नींव मानी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस मॉडल पर आधारित था? तो आपको पता है कौन सा था, पीसी महानुबोलिस मॉडल पे आधारित था ना, इसी पे आधारित था ना। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 98 क्या है? हरित क्रांति ने भारत की कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाए, इसके मुख्य घटकों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था? हरित क्रांति उच्च उत्पादकता वाले बीजों, यही ना है, ये वाला उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग, जिससे क्या किया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो लगभग 98 क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब 99 पे देखते हैं कि 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसके परिणाम स्वरूप कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ? निजी क्षेत्र के बैंकों को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देना? नहीं। ग्रामीण और कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करना और प्रणाली को सुधारना, इसी उद्देश्य से क्या किया गया था, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हम लोग अब आ गए हैं कहां, 100वें प्रश्न पर, और लगभग आपने 30 प्रश्नों में से 29 प्रश्नों का उत्तर बहुत ही दमदार तरीके से दिया। ठीक, 100वां प्रश्न आपसे एकदम अलग अंदाज में हम पूछ लेते हैं। तो देवियों और सज्जनों, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप लोग और बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसका उत्तर कौन सही रूप से देता है। तो भाई देखते हैं, प्रश्न है आपका, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया 20 सूत्री कार्यक्रम किन किन उद्देश्यों पर केंद्रित था और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर आपका ए है, केवल उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र को सशक्त करना। या ऑप्शन नंबर बी है आपका, गरीबी उन्मूलन, कृषि सुधार, रोजगार सृजन और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर ध्यान देना। ऑप्शन सी आपका कह रहा है कि केवल बड़े उद्योगों को अधिक ऋण और सब्सिडी प्रदान करना। और ऑप्शन डी है आपका, केवल व्यापार संतुलन बनाए रखने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधार लागू करना। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं और ये आपका आखिरी प्रश्न है। देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है और कितना सही देता है। ये चारों ऑप्शन है और लाइफ लाइन कोई नहीं है आपकी, तो आप जल्द से जल्द बताएं कि ये सही आंसर क्या होगा। तो बताइए किस पे ताला लगा दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पे कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए और देखते हैं। तो सही जवाब, आप जीत गए 7 करोड़। और इसके बाद समय समाप्ति की घोषणा होगी। अब चलते हैं। तो ये कुल 100 प्रश्न हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे ही हंसी मजाक करते हुए एकदम बढ़िया से तैयारी आप करते रहिए और 7 करोड़ जीत कर घर जाइए। 7 करोड़ मतलब उत्तर देके आईपीएल मत लगना खेलने तुम लोग, या ड्रीम 11 पे टीम मत लगना बनाने, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आप लोग अब जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। जय हिंद, जय भारत।